Hello everyone, myself Babbi Rajput and I welcome you all in Ganit Shala YouTube channel. So in this video we are going to solve the exercise question और ये part 1 है. इसमें आपको question number 1 to question number 10 वो मिल जाएंगे and second part I will record soon. Okay. So starting from the question number 1 we have look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of term worked. मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमें options given है नीचे, ठीक है, कुछ activities हैं जो हमें given है और आपको बताना है इनमें से किसमें work done हुआ है, ठीक है, and किसमें जो work done है वो नहीं हुआ है, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना टाइप्स ऑफ वर्क डन, जब मैंने पढ़ाया था कि वर्क डन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों केसेस में वर्क डन माना जाएगा. और एक होता है जीरो वर्क डन, तो वो जब वर्क डन की वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब है कोई वर्क डन नहीं हुआ. और ये तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है. जैसे कि कुली का एग्जांपल दिया था, तो उसके ऊपर सर के ऊपर लोड होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है. So starting from the part 1 we have Suma is swimming in a pond. तो अगर सुमा स्विम कर रही है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है. वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. फोर्स अप्लाई होता है, डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, फोर्स अप्लाई होनी चाहिए बॉडी में और बॉडी डिस्प्लेस भी करनी चाहिए. अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, मतलब पैरेलल भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी, ठीक है. मतलब पॉजिटिव वर्क डन भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन भी. बट अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री एंगल है, जो कि आपका कुली के केस में होता है, तो उस केस में वर्क डन होता है वो जीरो माना जाता है, राइट. तो सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड. तो अगर सुमा स्विम कर रही है पॉन्ड में, तो पॉन्ड में अगर वो स्विम कर रही है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है. वाटर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पीछे की साइड वो डिस्प्लेस करेगी, तो यहाँ पे 180 डिग्री दोनों के बीच में एंगल बनेगा. वर्क डन नेगेटिव होगा बट वर्क डन माना जाएगा, ठीक है. तो हम एक एक करके देखते हैं. सो वर्क इज डन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्विमर टेक्स प्लेस एंड फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है. वाटर के रिस्पेक्ट में भी डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो, नहीं तो सुमा का डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट, डंकी इज नॉट डूइंग एनी वर्क इन कैरिंग अ लोड एज वेट. अच्छा, इसमें ये गिवन होगा शायद. एक डंकी है आपका, ठीक है, उसके ऊपर वजन रख दिया गया है काफी. तो डंकी के ऊपर अगर वजन रखेंगे तो वजन हमारा नीचे की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ डंकी मूव करेगा, ठीक है. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री. तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा, वर्क डन इज जीरो, राइट. क्यों ऐसा जीरो है? क्योंकि द लोड एज अ वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. डाउनवर्ड लग रहा है, हमने डाउनवर्ड बना रखा है इसको, ठीक है. एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग हॉरिजॉन्टली. डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो बोथ आर हैविंग 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है. एंड बट इट डज वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स हुप्स एंड द ग्राउंड, ठीक है. सो हम मोटा मोटा यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. इसमें जो नेक्स्ट लाइन गिवन है वो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, मतलब उसके जो फुट है, फुट और ग्राउंड का जब कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन, तो यहाँ पे वर्क डन माना जा सकता है. बट आपको, आप चाहो तो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप ये लास्ट वाली जो लाइन है उसको स्किप कर सकते हो, राइट. इतना याद रखना है आपको, इतना डीप में वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है. नेक्स्ट इज वर्क इज डन. एग्जाम्पल क्या होगा, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड अ फोर्स इज अप्लाइड बाय द विंड मिल, ठीक है. तो आप अपनी जो बुक है वो अपने पास रखें, ओपन करके रखें, ऑप्शन मैच करते जाएं, राइट. नो वर्क इज डन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. D option is this. Your E option, work is done because the displacement of train takes place and the force is applied by the engine. ये शायद ऐसा एग्जांपल होगा कि जब इंजन आगे चलता है, ठीक है, और उसके पीछे जो भी बॉक्सेस होते हैं आपके, तो उनके बीच में कैसा वर्क डन होगा. तो यहाँ पे इंजन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और जो पीछे जो बॉक्सेस हैं, जो लोड्स हैं, वो भी क्या होंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में चलेंगे. मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, वर्क डन होगा एंड पॉजिटिव होगा. नो वर्क डन इज डन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस. नॉट होगा, नेट नहीं, नॉट होगा, ओके. वर्क इज डन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेल बोट टेक्स प्लेस एंड फोर्स इज अप्लाइड बाय द विंड. सो ये आपके कुछ आंसर्स हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर. सर क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन. इसको ध्यान से सुनना. थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल. आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, राइट, ये आपकी पोजीशन है और ये पॉइंट मान लो आपने यहां से एक स्टोन को फेंका, तो आप स्टोन को फेंकते हो तो ऐसे करके, कुछ ऐसे करके नीचे आएगा, है ना. इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. ये आपका 11th क्लास की फिजिक्स में आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके.
ऐसा कोई भी अगर मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका और वो ऐसा मोशन कर रहा है तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। सो आपने ए पॉइंट पे और ए पॉइंट से फेंका स्टोन को, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, वो ग्राउंड में वापस आ गया, ठीक है, वापस आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, मान लो दिस इज योर बी पॉइंट। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रही है। हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड, और इसी ग्राउंड पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ए क्या आपका इनिशियल पॉइंट जहां से आपने स्टोन को फेंका था, एंड बी फाइनल पॉइंट जहां पे स्टोन आके स्टॉप हुआ है, ठीक है, मतलब इसने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन किया, एंड देन ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया आके, ठीक है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज वर्क डन, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, वर्क डन तो पूछा जा रहा है, लेकिन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछा जा रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कब लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ा था ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी W = mgh होता है। तो ये वर्क डन तभी निकाल सकते हैं जब आपका एच आपको पता हो, मतलब ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा हो, तो यहाँ पे वर्क डन तो होगा, इस केस में वर्क डन होगा, लेकिन ध्यान रखना ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होगा, ठीक है। ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर वो सिर्फ इतना पूछता कि वर्क डन कितना हो तो हम बता देते वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आ जाता आराम से। लेकिन दे आर आस्किंग वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला वर्क डन पूछ रहे हैं। सो ये वाला वर्क डन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सिंस यहाँ पे कोई हाइट नहीं ऑक्यूपाई हो रही, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस बोथ लाई ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, और वी कैन से ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे प्लेस्ड नहीं है, सिंपल शब्दों में, ठीक है। सो यही इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट 0 ले रखा है, वर्क डन आपका 0 जूल आ गया, देयरफॉर वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट इज 0 जूल। ध्यान रखना है वर्क डन हो तो रहा है इसमें, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको कुछ नहीं बताना है इसमें, आपको ये बताना है, देखो एक बैटरी ली हमने, ठीक है, और वो बैटरी है उसने क्या किया, मान लो ये पूरा सर्किट है हमारा, ठीक है, 3 हमने सेल्स ले लिए और ये हमारा की है मान लो, एंड बल्ब मैं यहां बना देती हूँ, ओके, दिस इज हाउ योर, फॉर एग्जाम्पल मान लो ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। सो हुआ क्या यहाँ पे, बैटरी लाइटर बल्ब, ये बैटरी ने क्या किया, बल्ब को लाइट किया, इसकी वजह से बल्ब जल रहा है, ठीक है, राइट। आपने टॉर्चेस वगैरह देखी होंगी, आई डोंट नो आप चलती हैं कि नहीं, और आपके घर में यूज होती है कि नहीं, बट टॉर्चेस होती है उसमें जो हम सेल्स वगैरह डालते हैं, बैटरीज वगैरह डालते हैं, ठीक है। सो इसमें पूछ रहे हैं कि चेंज इन एनर्जी, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, ये बताना है। सो व्हेन अ बैटरी लाइट अ बल्ब, फर्स्ट देखो सबसे पहले बैटरी होती है ना, उसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी, केमिकली तो भरा होता है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। बल्ब किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो हमारी जो केमिकल एनर्जी सेल की है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सो फर्स्ट क्या होगा, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बल्ब गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड इनटू लाइट एनर्जी। तो सेल की केमिकल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्दर 2 टाइप की एनर्जीज में, और जो कि कौन सी होगी, एक तो लाइट एनर्जी होगी जिसकी वजह से बल्ब जलेगा, और दूसरी कौन सी होगी, हीट एनर्जी होगी, ठीक है। सो इन दोनों की वजह, इन दोनों में क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। सो ये कन्वर्जन होगा एक बैटरी जब कनेक्ट होती है एक बल्ब से, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास changes its velocity from 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, और आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हो सकता है जो बॉडी है हमारी वो क्या हो रही है, या तो उस पर ब्रेक्स लग रही होंगी, क्योंकि वेलोसिटी वो रुक रही, वेलोसिटी वो कम हो रही है, ठीक है। सो हो सकता है कि बॉडी है उस पर ब्रेक्स लग रही है और रुकने को हो वो बॉडी, ठीक है। तो बॉडी का मास 20 kg है, और आपको बताना है इसमें वर्क डन कितना किया है, ठीक है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, हमें पता है, तो यहाँ पे वर्क डन चेंज इन एनर्जी हो जाएगा, राइट, ओके। और कौन सी एनर्जी लेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी यूज करनी तो उसके लिए हाइट होनी चाहिए, हाइट होना जरूरी है, बट यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल वर्क डन हो रहा है, तो वहां पे हम कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ½ mv²,
राइट। मैं दोबारा बोलती हूँ, हम सिंस हॉरिजॉन्टल वर्क डन कर रहे हैं तो वहां पे कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, और चेंज मैंने बताया था, डेल्टा का मतलब होता है चेंज का साइन। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल वैल्यू को माइनस कर दो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। जब भी आपको चेंज निकालना हो, जब भी आपको चेंज निकालना हो, जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है फाइनल वैल्यू को इनिशियल से। तो यहाँ पे एनर्जी का चेंज निकाल रहे हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख के भी कर सकते हो, नहीं तो आप पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फाइनल और इनिशियल, फिर उसके बाद आप फॉर्मूले में रख सकते हो। सो मैंने यही किया, मास कितना 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। एंड सबसे पहले आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, हाफ mu² लगा दो आप फॉर्मूला। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी रखनी होगी, मास तो सेम रहेगा ना। ऐसा तो नहीं आप मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, आपकी स्पीड हर पॉइंट पे चेंज होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं आपका मास मान लो 40 kg है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट में पहुंचने में 15 kg हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अर्थ की बात कर रही हूँ मैं, तब तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो मास तो सेम रहने वाला है, बट वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 250 जूल्स। सिमिलरली हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दैट विल बी 400 जूल। ठीक है, एंड वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, दैट इज डेल्टा के। और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। सो आपका फाइनल वैल्यू इज 400, इनिशियल इज 250, सो द आंसर विल बी 150, मतलब वर्क डन कितना हुआ, 150 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव अ मास ऑफ 10 kg एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल। ये हमारा टेबल है और ये पॉइंट ए मान लो, तो इसको हम बी मान ले रहे हैं। ठीक है, सो मास 10 kg का मास रखा है टेबल पे, ओके, एंड इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी। ए से बी गया ये मास। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव किया, इन्होंने बताया व्हाट इज वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ध्यान में रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहे, इस क्वेश्चन में आप जरूर गलती करोगे। जहां पे वर्क डन पूछा, ठीक है, आप लगा दोगे फॉर्मूला W इज इक्वल टू FS, लिखा है यहाँ पे, S नहीं गिवन है, तो हो सकता है आप थोड़ा सोचो इसमें, बट ध्यान देना पूछा क्या गया। वर्क डन अगर लिखा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जहां भी ग्रेविटी शब्द का मतलब आ रहा है, ग्रेविटी आ रहा है, वहां पे समझ लो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है mgh, पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा, मतलब जब कोई बॉडी है वो एक हाइट पे रखी हो तभी ये फोर्स लग सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हाइट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो हाइट तो यहाँ पे है ही नहीं, हाइट 0 है। सो हम फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, योर हाइट इज 0, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 जूल्स। तो वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, हमें पता है ना वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगी, दैट विल बी 0 जूल। सिंस वर्क डन is in horizontal direction, so height here is 0 meter, work done by gravitational force is 0 joule. ठीक है, next question is 6th, the potential energy of a freely falling object decreases progressively, right? Does this violate the law of conservation of energy? This is very important. आपने जो last topic पढ़ा था, that is your law of conservation of energy. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और हमने 2 एग्जांपल्स भी पढ़े थे, एक तो हमने फ्री फॉल का एग्जांपल पढ़ा था, है ना, और एक हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का। दोनों के हमने डेरिवेशन भी किए थे और वहां से हमने समझा था कि कैसे जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, एंड काइनेटिक है दैट कैन बी चेंज्ड इनटू पोटेंशियल एज वेल। बट ऐसा नहीं होगा कि काइनेटिक है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो रही है या क्रिएट हो रही है अपने आप, नहीं। एनर्जी कैन change from one form to another, but they can neither be created nor be destroyed. That is very important. And now what they are saying that potential energy of a freely falling body, एक मान लो आपने एक हाइट पे एक बॉडी को, जस्ट अ सेकेंड मैं दोबारा बनाती हूँ इसको, एक हाइट पे आपने एक बॉडी को रखा, ठीक है, एंड यहां से आपने इसको ड्रॉप कर दिया। जब ये हाइट पे होगी ना तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके पास हाइट पे, पढ़ा था हमने, है ना, याद आ रहा होगा आपको, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे ये क्या होती है, बॉडी नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगी, हाइट क्या है वो कम हो रही है, एंड हाइट क्या है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh,
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, है ना। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी एंड वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। गुड, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो एनर्जी क्या होगा यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज एट इट्स फॉल। सही बात है, आपने सही बोला बिल्कुल, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी जब बॉडी ड्रॉप की जाएगी, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मान लो कि स्टार्टिंग में क्या है, मैं यहाँ पे आपको दोबारा समझा देती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी, मान लो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके पास 50 जूल है ना। तो ये क्या होगी, जब ये बॉडी हाइट पे रखी होगी बिल्कुल, अभी ड्रॉप नहीं किया हमने, तब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। फिर ड्रॉप करने लगे हम इसको, मान लो इसकी एनर्जी घट के 40 जूल हुई, तो अगर ये 40 जूल हो रही तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अगर 30 जूल होगी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास, जैसे जैसे हाइट कम होगी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी हमारी 20 जूल हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी मान लो 20 जूल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 30 जूल हो जाएगी। ऐसे करके पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटेगी उतना कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में भी होगा। सिमिलरली अगर किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर ड्रॉप करोगे तो उसका उल्टा होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी घटेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बट एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो टोटल एनर्जी क्या होती है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अगर आप इस पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे आपकी जो एनर्जी टोटल है वो 50 जूल ही आएगी, ठीक है, क्योंकि वो कंजर्व रहती है। रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम। सिंस द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्या है क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू राइडिंग अ बाइसिकल। ठीक है, सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जब आप बाइसिकल चला रहे हो तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, राइट। व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल द राइडर्स फिजिकल एनर्जी, जो आपकी फिजिकल एनर्जी होती है, जो आपकी बॉडी में स्टोर होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है। आप पैडल मारते हो ना पैरों से, तो आप क्या कर रहे हो, आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो आपकी फिजिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, बाइसिकल की हीट एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में भी साथ ही साथ, ठीक है। हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी की वजह से बाइसिकल आगे चलेगी, हीट एनर्जी से कुछ एनर्जी है वो रिलीज होगी, राइट। सो ध्यान रखना है इसको, ओके। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी हमेशा ध्यान रखना कंजर्व रहेगी। Hence, the various energy transformation that occur when you riding a bicycle are muscular energy to kinetic energy and heat energy. Physical energy को आप muscular energy भी बोलते हैं। आपकी मसल की एनर्जी, जो आपके पैरों की एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एक तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से बाइसिकल आगे बढ़ रही है, और दूसरा हीट, ठीक है। आपने देखा होगा जो टायर वायर होते हैं वो हीट हो जाते हैं, अगर ज्यादा देर तक आप बाइसिकल चलाओ तो हीट हो जाते हैं ना। और बेस्ट एग्जांपल आपको चाहिए तो बाइक का ले सकते हो, ठीक है। अगर उसमें अगर आप उसको चलाते हो तो उसका तो इंजन भी गर्म हो जाता है ना। सो ये चीजें हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ रॉक, अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज दैट एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। मतलब मान लो आपके सामने है वो बहुत बड़ा सा रॉक रखा हुआ है, उसका मान लो वेट है मान लो 50 जूल, और आपका वेट है मान लो आप इतने से हो, आपका मान लो 10 जूल है, तो आप जिंदगी भर अगर इसको खिसकाते रहोगे फिर भी नहीं खिसकेगा ये, ठीक है, क्योंकि आपका 10 जूल है, आप कितनी ताकत लगा दोगे, 10 से हो सकता है थोड़ी और ताकत लग सकती है, बट स्टिल विंड विंड आ गई मान लो इसी डायरेक्शन में सपोर्ट करने के लिए, आपको स्टिल 50 जूल करना बहुत मुश्किल है। तो स्टोन तो मूव किया नहीं, तो पूछ रहे हैं कि आपने जो भी एनर्जी यूज की वो कहाँ चली गई, ठीक है। वैसे वर्क डन यहाँ पे 0 होगा आपका। When we push a huge rock, there is no transfer of muscular energy to the stationary rock. Also, there is no loss of energy because muscular energy is transferred into heat energy, which causes our body to become hot. कभी करके देखना, ठीक है। दीवार विवाल हो आपके घर की, खूब उसको धक्का मारना, राइट। अब तो नहीं टूटेंगी, सबकी दीवारों में कौन सा सीमेंट लगा हुआ है, अंबुजा सीमेंट, है ना, राइट। सब सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। सो क्या होता है इस केस में, जब आपके सामने बहुत बड़ा सा रॉक रख दिया जाए, राइट। सो उस टाइम क्या होगा, कोई भी आपकी जो मस्कुलर एनर्जी, आप अपने हाथों से ही तो उसको पुश करोगे, ठीक है, हाथों से पुश करोगे तो आपकी मस्कुलर एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगी। अगर ट्रांसफर हो जाती तो रॉक हिल जाता,
तो मस्कुलर एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है? आपकी हीट एनर्जी में। तो अगर आप बहुत देर तक इसको खिसकाते रहोगे, ये नहीं खिसकेगा। वी नो दैट बिकॉज द रॉक वेट इज वेरी वेरी large as compared to your weight. ठीक है, so all the energy is being converted into the heat energy में सब कन्वर्ट हो जाएगा and your body become hot. ठीक है, so इस चीज का ध्यान रखना है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चंस तो आपके इधर ही आ गए। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कंसेप्चुअल बेस्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत हैं, और जबकि ग्रेविटेशन चैप्टर से आपके एक तो वो जो रिलेशन था वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे ना आपके वो बहुत है न्यूमेरिकल्स, एंड इस चैप्टर में आपके थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड थियरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250। अगेन ये कंसेप्चुअल बेस्ड ही है। एक हाउस होल्ड है, मान लो आपका घर है, वहां पे आपके घर में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज 250 यूनिट्स। एंड आपको इतना पता होना चाहिए कि जो घरों में बिजली आपकी जाती है उसको किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। ठीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसलिए किलोवाट का यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। राइट, तो 250 यूनिट्स आपके घर में एनर्जी यूज हो रही है फॉर अ मंथ। हाउ मच एनर्जी दिस इज इन जूल्स? दे आर आस्किंग की एनर्जी जूल्स में कितनी होगी, ये बता दो। सो अगर आपको रिलेशन आता तो वेरी गुड, नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। So electrical energy consumed is 250 units and electrical energy is measured in kilowatt hour. बड़ी यूनिट है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए बड़ी यूनिट का हम यूज करते हैं। वी नो दिस यू शुड नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही इसी का खेल है सब। 1 किलोवाट आवर का जो रिलेशन जूल के साथ है दैट इज इंपॉर्टेंट। सो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶। आपको ये पता है तो बाद में इंटू कर दो 250 का इससे और आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो अगर 250 यूनिट्स हम बात कर रहे हैं तो वो जूल्स में कितनी होगी? 9 इंटू 10⁸ जूल्स। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सो मैं इसमें डायग्राम बनाना भूल गया, आप इसमें बना लेना डायग्राम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम एक हाइट पे ले गए। हाइट कितनी है? 5 मीटर, या मैं तो नहीं रखती हूँ इसको। ठीक है, तो 5 मीटर हाइट तक ले गए हम इसको, एंड हमने यहाँ पे रख दिया इसको। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। 40 kg इसका मास है। तो दे आर आस्किंग फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली आप फॉर्मुला लगाओ mgh। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 9.8 या 10, आपकी मर्जी है। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी वो इतना आ गया। अब ये पूछ रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। अब हमने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरा दिया, पहले ऊपर ले गए फिर गिरा दिया। ठीक है, यही काम बचा हमारा। सो हमने यहाँ से इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे आया। अब पूछ रहे जब ये हाफ हाइट पे होगा, मतलब जब इसकी हाइट होगी वो हाफ होगी, तब पूछ रहे हैं कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। राइट, सो आपने पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ली, अब पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर दो। ठीक है, राइट, तो ये 980 जूल्स आ जाएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों बराबर होंगे। मैंने बताया था ना कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती, बराबर रहती है। जितना आप पोटेंशियल एनर्जी लूज करोगे, मान लो 50 जूल थी, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर 40 जूल हो रही है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10 जूल। और हाफ हाइट पे आके ये 20 जूल होगी, ये भी 20 जूल होगी। ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। ओके, सो बराबर होती है हाफ हाइट पे दोनों। पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। राइट, सो पोटेंशियल एनर्जी का हम हाफ कर लेंगे। राइट, उतना ही अमाउंट क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, सो आंसर इज 980 जूल। सो दिस मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रेस्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। प्लीज सॉल्व देम। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी तो इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर क्वेश्चन नहीं आप कर रहे हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो ऐसा मान लो कि आपका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, सो उनको जरूर सॉल्व करके जाओ। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।